नाटो अब कालिनिंग्राद के चारों ओर युद्ध अभ्यास कर रहा है, जो रूस की सबसे कमजोर जमीन है, और रूसी लोग खुलेआम इसे भविष्य के युद्ध की तैयारी बता रहे हैं। अब यह वो हिस्सा है जो क्रेमलिन के लिए इसे और भी बुरा बना देता है। पुतिन ने ये सब खुद ही अपने ऊपर लाया है और हम अभी थोड़ी देर में जानेंगे कि उन्होंने ऐसा कैसे किया। लेकिन पुतिन अब वही कर रहे हैं जो वो हमेशा करते हैं जब भी वो मुसीबत में होते हैं। वो अब यूक्रेनी नागरिकों पर हमला कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि वो रूसी जनता को, जो उनसे थक चुकी है, किसी तरह की जीत दिखा सके। दुर्भाग्यवश ये भी वैसे नहीं हो रहा जैसा उन्होंने उम्मीद की थी। अब यूक्रेन पुतिन के आपराधिक हमले के बाद फिर से आगे बढ़ रहा है और रूसी अर्थव्यवस्था हमारी आंखों के सामने ही बिखर रही है। रूस की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों ने एक ही दिन में अपनी लगभग 1/3 कीमत खो दी है। कोई भी देश इसे झेल नहीं सकता और जैसा कि आप लोग जानते हैं, पुतिन शायद इससे बच ना पाए। अब जैसे ये सब कुछ ही काफी बुरा नहीं था, कल यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस था। दुनिया भर के नेता जश्न मनाने के लिए कीव पहुंचे और उनमें से एक ऐसा तोहफा लेकर आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, एक हथियारों का सौदा जो इस युद्ध पर जबरदस्त असर डाल सकता है। तो चलिए इस सब पर बात करते हैं। शुरुआत करते हैं उस हमले से जिसका इस्तेमाल पुतिन ने इस पूरे मामले की शुरुआत करने के लिए किया था। 21 अगस्त यूक्रेनी नागरिकों के लिए, खासकर किरीव कुरीवरी में रहने वाले नागरिकों के लिए, जो जेलेंस्की का गृहनगर है, एक भयानक रात थी। इस रात रूस ने यूक्रेन के एक शॉपिंग मॉल पर ऐसा हमला किया जिसे डबल टैप स्ट्राइक कहा जाता है। डबल टैप का मतलब वही है जैसा सुनाई देता है। पहले आप एक टारगेट पर हमला करते हैं और जितना ज्यादा नुकसान कर सकते हैं करते हैं। फिर आप इंतजार करते हैं। आप इंतजार करते हैं कि बचाव कर्मी वहां पहुंचे और डॉक्टर व दमकल कर्मी मलबे से लोगों को निकालना शुरू करें, और फिर आप उसी जगह पर दोबारा हमला करते हैं, खास तौर पर बचाव कर्मियों को निशाना बनाते हैं। अब इससे पहले कि हम हताहतों की बात करें, यहाँ एक क्लिप है शुद्ध आतंकवाद की जिसे पुतिन ने अंजाम दिया। कुल मिलाकर इस हमले में कम से कम 16 लोगों की मौत हुई, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। 130 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें 23 और बच्चे भी शामिल हैं। और इसके अलावा हमारे पास अभी भी 9 लोग लापता हैं, जिनमें 10 से 16 साल के 2 बच्चे भी शामिल हैं। अब सोचिए कि पुतिन किस बात का जवाब दे रहे हैं। यूक्रेन रूसी रिफाइनरियों, रूसी सैन्य डिपो और उन रूसी गोदामों को निशाना बना रहा है जो सेना के साथ काम कर रहे हैं। ये वे ठिकाने हैं जो पुतिन को यह युद्ध चलाने में मदद कर रहे हैं। और रूस का जवाब था कि उसने उस क्षेत्र के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल को निशाना बनाया जहां लोग किराने का सामान खरीदने और जूते या कपड़े खरीदने जाते हैं। इसी वजह से जेलेंस्की ने इस हमले को पूरी तरह से निर्लज और घिनौना बताया और उन्होंने कहा कि यूक्रेन रूस के अपराधों का जवाब देगा। तो चलिए उस जवाब के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जिसकी रूस को उम्मीद नहीं थी। यूक्रेनी जवाब अगले ही दिन शुरू हो गया था और एक तरह से ये उस अभियान की निरंतरता थी जिसे यूक्रेन काफी समय से चला रहा है। रूसी गोदामों और लॉजिस्टिक कंपनियों के खिलाफ अभियान जो रूस की सैन्य आपूर्ति बनाए हुए हैं। आप लोग वाइल्ड बेरीज को याद करते हैं, है ना? वो रूस की सबसे बड़ी अमेज़न की नकल करने वाली कंपनी है और वही नाम है जिसे हम इस चैनल के बिंगो कार्ड पर टिक करते आ रहे हैं। खैर, उस बिंगो कार्ड के साथ एक छोटी सी समस्या है। यूक्रेन के पास अब बड़ी वाइल्ड बेरीज के गोदामों को निशाना बनाने के लिए ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं, तो उन्होंने बस अपनी नजरें अगली कंपनी पर लगा दी जो सूची में है, ओजोन। ओजोन असल में वाइल्ड बेरीज जैसा ही है, लेकिन ये दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। तो ये सबसे बड़ी कंपनी नहीं है, बल्कि दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है और ये सब अमेज़न की नकल कर रहे हैं। अब इस कंपनी के बारे में मजेदार बात यह है, कुछ ही दिन पहले रूस के अंदर बहुत सारे लोग अटकलें लगा रहे थे, या कहे कि एक साजिश की थ्योरी चल रही थी कि यूक्रेन गुप्त रूप से ओजोन में निवेश कर रहा है। अब लोग ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि यूक्रेन वाइल्ड बेरीज के सभी गोदामों को नष्ट कर रहा था और उसी दौरान ओजोन का मार्केट शेयर बढ़ रहा था। और आप जानते हैं, ओजोन इस अभियान से फायदा उठा रहा था जो वो चला रहा था। असलियत में यूक्रेन ओजोन में निवेश नहीं कर रहा था, वे बस ओजोन की बारी का इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने वाइल्ड बेरीज के सारे गोदाम नष्ट कर दिए, अब ओजोन की बारी है। ये पहला हमला है जो 22 अगस्त को हुआ था। ये ओजोन की एक सुविधा है जो समारा में है, यानी इस क्षेत्र के सबसे बड़े गोदामों में से एक। देखिए क्या हुआ। चले, तुम्हारा लड़का है। अब ये अभियान पिछले 2 दिनों से चल रहा है और हर दिन यूक्रेन और भी अधिक गोदामों पर हमला कर रहा है। तो मैं वाकई में नेटो की कालिनिंग्राद के आसपास की कार्रवाई और कैसे पुतिन ने खुद यह गलती की, इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम उस पर जाएं, मैं वाकई में आपको ओजोन अभियान से आ रही सारी क्लिप्स दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपको रूसी सैन्य गोदामों को उड़ते हुए देखना बहुत पसंद है। तो चलिए इन्हें देखते हैं और फिर हम कालिनिंग्राद के बारे में बात करेंगे। यहाँ हमारे पास उसी समारा वेयरहाउस से एक और क्लिप है। ये इसके लिए किया गया है। हाँ, बस ऐसे ही साले। फिर अगले ही दिन यूक्रेन ने ओरेनबर्ग में एक और ओजोन वेयरहाउस पर हमला किया। ये इस कंपनी की सबसे बड़ी सुविधा है। क्लिप देखिए।
आप लोगों ने वो क्लिप देखी है ना? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लगता है उस इलाके के गवर्नर ने वो क्लिप नहीं देखी, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि इस वेयरहाउस को जो भी नुकसान हुआ वो गिरते हुए ड्रोन के मलबे की वजह से हुआ। अब अगर हम फिर से उस क्लिप को देखें तो ऐसा नहीं लगता कि नुकसान ड्रोन के मलबे की वजह से हुआ था। मुझे तो ऐसा लगा कि वो ड्रोन बिल्कुल ठीक से काम कर रहा था। लेकिन देखिए, हमें क्या पता, हो सकता है यूक्रेन के पास कोई नई तकनीक हो जिसमें ड्रोन को रूसी एयर डिफेंस से गिराए जाने के बाद भी वो अपने टारगेट पर हमला कर सकते हैं। अब यहाँ रूसी अधिकारी के लिए समस्या ये है कि आपको कभी पता नहीं चलता। आप जानते हैं यूक्रेन बहुत तेजी से नवाचार कर रहा है, लेकिन देखिए यहाँ जो समस्या रूसी अधिकारियों के सामने है वो ये है कि रूसी वॉर ब्लॉगर्स इस बहाने को उजागर कर रहे हैं जिसे रूस बहुत लंबे समय से इस्तेमाल करता आ रहा है, और उनकी दलील कहीं न कहीं सही भी लगती है। ये वॉर ब्लॉगर मूल रूप से कहता है कि यही रूस की सेना और रूस की नौकरशाही की समस्या है, जहां हर कोई अपने ऊपर वालों से झूठ बोल रहा है और अधिकारी जनता से झूठ बोल रहे हैं। और इसका मतलब है कि कोई भी असली समस्या की ओर इशारा नहीं कर रहा है, इसलिए कोई भी असली समस्या को सुलझाने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसे एक उदाहरण के तौर पर ले, अगर गवर्नर सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि अरे दोस्तों, हमारी एयर डिफेंस ने काम किया, हमने असल में यूक्रेनी ड्रोन को गिरा दिया, लेकिन गिरते हुए ड्रोन ने ये सारा नुकसान कर दिया, इसका मतलब है कि कोई भी असल में यह पता नहीं लगा रहा है कि यूक्रेनी ड्रोन एयर डिफेंस से क्यों नहीं गिराए जा रहे हैं, क्योंकि अधिकारी सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि एयर डिफेंस काम कर रही है। असल में तो ड्रोन का मलबा ही खतरनाक है, और इसी वजह से यूक्रेन को पूरी छूट मिल गई है। कोई भी रूसी समस्याओं को ठीक करने के लिए काम नहीं कर रहा है, और यूक्रेनी ड्रोन हर दिन लगातार उड़ते रहते हैं। और अंदाजा लगाइए, हमें इस समस्या का एक बेहतरीन उदाहरण ठीक अगले ही दिन मिल गया, क्योंकि अगले दिन यूक्रेन ने पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने एक ही दिन में 4 गोदामों को नष्ट कर दिया। सोचिए, अगर कोई उन एयर डिफेंस को ठीक करने पर काम कर रहा होता, शायद रूस इनमें से कुछ को तो रोक ही सकता था। लेकिन फिर भी देखिए, यूक्रेन ने दागिस्तान में 1,30,000 वर्ग मीटर के ओजोन वेयरहाउस पर हमला किया। उन्होंने स्ट्रालसुंड में 1 लाख वर्ग मीटर वाले वेयरहाउस पर हमला किया। उन्होंने क्रास्नोडार में ओजोन के 1 लाख वर्ग मीटर वाले लॉजिस्टिक्स सेंटर पर हमला किया, और जाहिर है उन्होंने 10,000 वर्ग मीटर वाले पर भी हमला किया। तो यह दूसरे वाले की तुलना में बहुत छोटा था। ये ओजोन से संबंधित नहीं था, ये भी सिर्फ क्रास्नोडार में एक लॉजिस्टिक्स सेंटर था। अब आपकी स्क्रीन पर जो हमला आप देख रहे हैं वो दागिस्तान में ओजोन सुविधा पर हुआ हमला है, लेकिन हमारे पास अन्य सुविधाओं के भी क्लिप्स हैं। ये रहा क्रास्नोडार वाला। कुछ तो पूरी तरह से फट रहा है। ये जो आग बाहर निकल रही है, कांच टूट रहे हैं। क्रास्नोडार। शुभ रात्रि बच्चों। अब अगली कहानी पर जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि रूसी प्रोपेगेंडा असल में कैसे काम करता है, और मुझे नहीं लगता कि मैंने इससे बेहतर विश्लेषण कभी देखा है। तो इस तरह रूसी प्रोपेगेंडा विदेशों में काम करता है। दक्षिणपंथियों के लिए रूस परंपरा की रक्षा करता है, वामपंथियों के लिए नाटो ने यह सब किया, शांतिवादी के लिए हथियार युद्ध को लंबा करते हैं, और सनकी के लिए सब बराबर झूठ बोलते हैं, और थके हुए के लिए ये मामला जटिल है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है, रूसी प्रोपेगेंडा का मकसद आपको अपनी तरफ करने के लिए मनाना नहीं है। उनका मकसद बस आपको इतना थका देना और परेशान कर देना है कि आप कुछ भी न करें। आप जानते हैं, आप बस इसके बारे में सोचना छोड़ दें, इस पर कोई कार्रवाई करना छोड़ दें, और यही रूसी मकसद है। वे नहीं चाहते कि आप मॉस्को से प्यार करें, वे बस नहीं चाहते कि आप यूक्रेन से प्यार करें, वे बस चाहते हैं कि आप सोचें ये बहुत जटिल है, चलो इसे भूल जाते हैं। और यही वजह है कि हम वो करते हैं जो हम करते हैं। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम रूसी प्रचार का विरोध करें और हम सच सामने लाएं कि ये युद्ध असल में कैसे चल रहा है। तो अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं। इस वीडियो को किसी एक व्यक्ति या अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें जिसे आप जानते हैं कि उसे इसके बारे में जानना अच्छा लगेगा। बस इतना ही, यही एक बहुत बड़ी मदद है जिससे हमारा संदेश और ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। अब चलिए कहानी पर वापस चलते हैं। इन सभी हमलों के बाद अब हम अपने नए बिंगो कार्ड पर आते हैं, और जाहिर है इसका संबंध ओजोन की बिंगो कार्ड से है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यूक्रेन ने पहले ही ओजोन के ओजोनबर्ग में सबसे बड़े वेयरहाउस पर हमला कर दिया है। अब ये वही है जो अभी तक पूरी तरह नहीं जला है, लेकिन वहाँ कुछ आग लगी थी, कोई बड़ी आग नहीं लगी थी। तो यह सुविधा शायद अभी भी चालू है, लेकिन इसका एक हिस्सा नष्ट हो गया है। 5वां वाला नष्ट हो चुका है। यह ओजोन पर पहला हमला था जो यूक्रेन ने 22 अगस्त को किया था। फिर दागिस्तान वाला वही है जो हमने अभी देखा, यह बस कल ही हुआ था, वह वाला नष्ट हो चुका है। नंबर 14 स्त्राहोस्कोए, उस पर हमला हुआ है, नष्ट नहीं हुआ है, लेकिन अदिगे में जो है वह नष्ट हो चुका है। अब मैं सोचता हूँ कि यूक्रेन को इस कार्ड पर बिंगो पूरा करने में कितना समय लगेगा इससे पहले कि वे अगली कंपनी पर जाएं। हालांकि रूस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जलते हुए गोदाम उनकी समस्याओं में सबसे छोटी बात है, क्योंकि निवेशकों ने अभी अभी एक ऐसी चीज पता लगाई है जो रूसी अर्थव्यवस्था के लिए सब कुछ बदल देती है। अब निवेशकों को जो समझ में आया है वो ये है कि यूक्रेन जो अभियान चला रहा है वो सिर्फ वाइल्ड बेरीज पर केंद्रित नहीं था, बल्कि ये पूरा अभियान रूसी अर्थव्यवस्था पर केंद्रित था। मूल रूप से यूक्रेन हर उस कंपनी के पीछे जाना चाहता है जो रूसी सेना की मदद कर रही है, और इसका मतलब है कि रूस के अंदर वास्तव में बहुत ही कम कंपनियां सुरक्षित हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखें
और देखें कि कल रूसी शेयर बाजार में क्या हो रहा था। लगभग हर एक कंपनी नीचे जा रही है और वे भारी मात्रा में पैसा खो रही है। नीचे बाएं कोने में ओजोन को देखिए, उसने एक ही दिन में 25% खो दिया था और वास्तव में जब उस दिन का बाजार बंद हुआ तब तक यह लगभग 30% यानी ठीक 29% तक पहुंच गया था, सिर्फ एक ही दिन में। यही है आज की रूसी अर्थव्यवस्था की सच्चाई। अब दुर्भाग्यवश छोटे व्लादिमीर के लिए वह इस समस्या के बारे में ज्यादा समय तक चिंता नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास इससे भी बड़ी समस्या है और यह समस्या रूस की कलिंगराद पर पकड़ से जुड़ी हुई है। मेरा मतलब यह है, अब जैसा कि आप में से कुछ लोग पहले से जानते होंगे, कलिनिंग्राद रूसी क्षेत्र का एक हिस्सा है जो वास्तव में रूस से जुड़ा हुआ नहीं है। यह बाल्टिक सागर के किनारे स्थित एक अलग भूभाग है। ये पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में फंसा हुआ है और पूरी तरह से रूसी मुख्य भूमि से कटा हुआ है। अब इसमें रूसी सैन्य उपकरणों का ढेर लगा हुआ है, लेकिन ये पूरी तरह से नाटो से घिरा हुआ है। और अंदाजा लगाइए कि नाटो ने पिछले हफ्ते क्या किया। नाटो ने लगभग 25 विमान इकट्ठा किए। वैसे बाद में यह पुष्टि हुई कि 18 अगस्त को रूस के कलिनिंग्राद एन्क्लेव के पास 50 विमान थे, जिनमें अमेरिकी लड़ाकू विमान भी शामिल थे और नॉर्वेजियन फाइटर जेट्स, एक एवेक्स दुर्लभ EA-37B कंपास कॉल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। इस पैकेज ने उत्तर पूर्वी पोलैंड के ऊपर उड़ान भरी, जो कालिनिंग्राद के आसपास के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वातावरण पर केंद्रित थी। अब जाहिर है नेटो ने कहा कि ये सिर्फ ट्रेनिंग है, समझे। इसका हाल ही में किसी रूसी कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस तरह की तैनाती निश्चित रूप से अभूतपूर्व है, ऐसा कुछ जो पहले कभी नहीं किया गया। तो चलिए देखते हैं कि वास्तव में क्या इस्तेमाल किया गया था और इससे हमें थोड़ा पता चलता है कि योजना क्या थी, संदेश क्या था। चलिए EA-37B से शुरू करते हैं। यह एक अनोखा विमान है और काफी दुर्लभ भी है। यह काफी नया है, मेरा मतलब है हाल ही में डिजाइन किया गया है और यह मूल रूप से एक जैमिंग विमान है। इसे संचार, रडार, नेविगेशन सिस्टम, जो भी आप सोच सकते हैं, उसमें बाधा डालने के लिए बनाया गया है। ये वही क्षमताएं हैं जो आपको रूस के साथ टकराव में चाहिए होंगी। और यह विमान कालिनिंग्राद के बहुत बहुत करीब उड़ रहा था। अगर आप इसे उस इलाके में उड़ रहे बाकी सभी विमानों के साथ जोड़ दें तो यह मूल रूप से नेटो के लिए रूसी हवाई रक्षा प्रणालियों का अध्ययन करने का मौका था, जिसमें रूसी सिस्टम्स द्वारा छोड़े जा रहे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी शामिल थे। अब जाहिर है आधिकारिक तौर पर नाटो ने कहा कि इसका रूस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अनौपचारिक रूप से इसमें एक छुपा हुआ संदेश है और यहाँ हमारे पास उस संदेश का शानदार विश्लेषण है कि वह संदेश क्या था। हालांकि नेटो की संपत्तियों का यह जमावड़ा असामान्य लगता है, लेकिन हाल ही में रूस की आक्रामक गतिविधियों और बयानों की वजह से यह समझदारी है कि कभी कभी सामान्य से थोड़ी ज्यादा ताकत दिखा दी जाए ताकि उसे रोका जा सके। निवारक शक्ति कुछ ऐसी दिखती है। हाल ही में यूक्रेन को और अधिक गहरे हमले वाले हथियारों की आपूर्ति को लेकर रूस की बयानबाजी और कूटनीतिक कदमों के चलते ये जरूरी है कि नाटो लगातार अपना संकल्प और ताकत दिखाता रहे। ये ऐसा करने का सिर्फ एक तरीका है, बिना किसी संभावित संघर्ष वृद्धि की सीमा को पार किए। इस तरह का मिशन दो काम करता है। पहला, यह क्रेमलिन को एक साफ संदेश देता है कि हम निगरानी कर रहे हैं और तैयार हैं, और दूसरा, एक व्यापक हवाई तैनाती के जरिए यह रूसी पक्ष से किसी भी गलत आकलन की गुंजाइश कम करता है। हम जानते हैं कि वो अकेले बिना हथियार वाले निगरानी विमान के साथ क्या करना पसंद करता है। अब एक और सिद्धांत ऑनलाइन सामने आया है और वो नेटो पर संभावित रूसी हमले से जुड़ा है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, अमेरिकी खुफिया तंत्र पुतिन की योजनाओं का पता लगाने में काफी माहिर है। दरअसल अमेरिका को इस हमले के बारे में पहले से ही पता था, इससे भी पहले जब पुतिन ने अपना आक्रमण शुरू किया था। यहाँ तक कि रूसी जनरलों को भी यूक्रेन पर होने वाले हमले के बारे में पता नहीं था, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी को इसकी जानकारी थी। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन उन्हें पता था और ऐसा लगता है कि यह खुफिया क्षमता इस युद्ध के शुरू होने के बाद भी जारी रही है। और पिछले कुछ हफ्तों में या कहे कि पिछले 2 महीनों में हमें अमेरिकी मीडिया और विदेशी मीडिया से बहुत सारी रिपोर्ट्स मिल रही हैं जो मूल रूप से इस बात की पुष्टि करती हैं कि हाँ, खुफिया जानकारी अमेरिका खुफिया एजेंसी को उम्मीद है कि रूस किसी नाटो देश पर किसी तरह का हमला या तनाव बढ़ा सकता है। हमें ठीक से नहीं पता कि ये पोलैंड होगा या बाल्टिक देशों में से कोई एक, लेकिन रूस कुछ योजना बना रहा है और अमेरिका सभी को चेतावनी देना चाहता है ना। अब यह अभ्यास एक तरह का निवारक कदम हो सकता है, जिससे पुतिन को यह संदेश दिया जा सके कि जो भी आप योजना बना रहे हैं उससे दूर रहें, क्योंकि पिछली बार आपकी योजनाओं का क्या हाल हुआ था देख लीजिए। 3 दिन का विशेष सैन्य अभियान अब भी अपने 5वें साल में जारी है। शायद फिर से कह रहा हूँ, ये सिर्फ अटकलें ही हैं और निश्चित रूप से हमारे पास अभी तक क्रेमलिन की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि नाटो ने कालिनिंग्राद के पास क्या किया। लेकिन हमारे पास कुछ रूसी युद्ध ब्लॉगर्स के बयान जरूर हैं और ये बयान बहुत बहुत कुछ कहते हैं। तो चलिए इन्हें देखते हैं। रूस के कालिनिंग्राद एन्क्लेव के पास हाल ही में नेटो की तीव्र हवाई गतिविधि को रूसी युद्ध ब्लॉगर्स भविष्य के युद्ध की तैयारी के रूप में देख रहे हैं। वे पोलैंड की उकसावेबाजी को दोष देते हैं और अटकलें लगाते हैं कि कालिनिंग्राद की नाकेबंदी की योजना तैयार की जा रही है। अभी दुश्मन भविष्य के युद्ध की तैयारी कर रहा है, जिसे वे खुद मानते हैं कि 2030 के दशक में शुरू होगा। पहला हमला हमारे पश्चिमी एन्क्लेव पर होगा
नाटो कालिनिंग्राद को एंटी एक्सेस एयर डिनायल जोन मानता है, इसलिए वे पहले से ही टोही कर रहे हैं और एन्क्लेव की रक्षा में कमजोरियां तलाश रहे हैं। नाटो की विमानन समूह की संरचना इसका संकेत देती है। भविष्य में किसी संघर्ष की स्थिति में नाटो की सबसे संभावित योजना बार बार बताई गई है कि कालिनिंग्राद की नाकाबंदी की जाए और रूस को स्लोवाकियन गैप के जरिए वहां पहुंचने के लिए मजबूर किया जाए, जिसे यूरोपीय लोग पिछले करीब 2 वर्षों से सक्रिय रूप से मजबूत कर रहे हैं और बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं। गणना यह है कि सेना अपनी सारी आक्रामक क्षमता इन रक्षा पंक्तियों के खिलाफ खर्च कर देगी, जिसके बाद हतोत्साहित दुश्मन को टैंकों, विमानन और तोप खाने से पराजित कर दिया जाएगा। फिर वो आगे कहते हैं कि मूल रूप से रूस को अपनी क्षमताओं को बढ़ाना होगा, क्योंकि युद्ध आने वाला है और अगर रूस जीतना चाहता है तो उसे तैयार रहना होगा। फिर से यहाँ एक महत्वपूर्ण याद दिलाने वाली बात यह है कि व्लादिमीर पुतिन ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने वास्तव में यूक्रेन पर यह आक्रमण शुरू किया था। उससे पहले कालिनिंग्राद से जुड़ी किसी भी चीज को लेकर कोई चिंता नहीं थी, लेकिन खैर, जैसा कि मैंने पहले कहा, व्लादिमीर पुतिन के पास भी इसकी चिंता करने के लिए ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि उनके पास और भी ज्यादा जरूरी चीजें हैं जिनकी उन्हें चिंता करनी है। मेरा मतलब ये है, कल यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस था और दुनिया भर के नेता कीव आए थे ताकि वे यूक्रेनी लोगों के साथ इसका जश्न मना सके। उन नेताओं में से एक थे यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम, और वे एक ऐसा तोहफा लेकर आए थे जिसकी रूस को उम्मीद नहीं थी, ब्रिटिश निर्मित स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों के खाके। अब मैं आपको बताता हूं कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अब तक यूक्रेन केवल उन्हीं स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता था जो ब्रिटेन ने उन्हें सीधे सौंपे थे, यानी यूक्रेन इस हथियार से रूस के अंदर हमला करने की अपनी क्षमता में सीमित था, क्योंकि ये इस बात पर निर्भर करता था कि उन्हें कितनी मिसाइलें मिल रही है। अब उन्हें खुद अपनी मिसाइलें बनाने की अनुमति मिल गई है और इसी वजह से ब्लूप्रिंट शब्द का इस्तेमाल हुआ है। यह अनुमति यूक्रेन को स्थानीय स्तर पर ये मिसाइलें बनाने की सुविधा देती है। वे फैक्ट्रियां बना सकते हैं, प्रोडक्शन लाइन शुरू कर सकते हैं और फिर जितनी चाहे उतनी मिसाइलें रूस के अंदर दाग सकते हैं। अब जाहिर है इसमें एक महत्वपूर्ण शर्त भी है। मुझे शक है कि यूक्रेन कल से ही ये मिसाइलें बनाना शुरू कर देगा। शायद इसमें थोड़ा समय लगेगा। व्यक्तिगत रूप से कहूं तो मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा। आमतौर पर शांति के समय में इसमें सालों लग जाते हैं, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि यूक्रेन युद्ध की स्थिति में है, तो उम्मीद है कि वे बाकी देशों की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से काम करेंगे जब उन्हें कोई नई फैक्ट्री या नई मिसाइल बनाने के लिए नया सिस्टम तैयार करना होता है। लेकिन फिर भी मेरा अंदाजा है कि हमें इसका पता तब चलेगा जब हम देखेंगे कि और भी ज्यादा स्टॉर्म शैडो मिसाइलें रूस के अंदर जा रही है। अब उम्मीद है कि ये फैसला उन दूसरे सहयोगियों को भी शर्मिंदा करेगा जो यही करने की सोच रहे हैं, खासतौर पर अमेरिकी कंपनियां जो अब भी यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें बनाने की अमेरिकी अनुमति रोक रही हैं। अब मुझे यकीन है कि आपको कुछ हफ्ते पहले की ये कहानी जरूर याद होगी। तो जुलाई के आखिर में जेलेंस्की अमेरिका आए थे और उस मुलाकात का एक मुख्य उद्देश्य था यूक्रेन के अंदर पैट्रियट मिसाइलें या पैट्रियट इंटरसेप्टर बनाने की अनुमति लेना, और किस्मत से उन्हें वाकई में ये अनुमति मिल गई। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद इसकी घोषणा की और फिर जेलेंस्की ने भी घोषणा की कि अब यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें बनाने की अनुमति मिल गई है। लेकिन फिर अचानक ही वो अनुमति वापस ले ली गई और हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स है जो मूल रूप से इन्हें बनाने वाली अमेरिकी कंपनियों की ओर इशारा करती है। तो मेरा अंदाजा है कि ये सारी मिलिट्री कंपनियां हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री के लिए हथियार बनाती हैं। वे यूक्रेन को यूक्रेन के अंदर पैट्रियट मिसाइलें बनाने की अनुमति देने को रोक रहे थे। अब यहीं पर मैं थोड़ा अनुमान लगाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर व्हाइट हाउस ने सच में हाँ कहा तो इसका मतलब है कि मिलिट्री ने भी हाँ कहा। मिलिट्री को कोई दिक्कत नहीं थी कि यूक्रेन के पास पैट्रियट इंटरसेप्टर्स के ब्लूप्रिंट्स हों ताकि वे उन्हें बना सके। इसका मतलब है कि हमें भी कोई दिक्कत नहीं थी कि यूक्रेन के पास वो जानकारी हो, लेकिन कंपनियां ही इसे रोक रही हैं, जिसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लगता है जैसे ये कंपनियां अमेरिका के बाहर की दूसरी फैक्ट्रियों से मुकाबला नहीं करना चाहती, क्योंकि क्या पता वे ज्यादा अच्छा काम कर ले और ज्यादा उत्पादन कर ले, या क्या पता वे इसे और जल्दी या बेहतर तरीके से बना ले, या कुछ ऐसा ही। आप जानते हैं, कुछ तो जरूर बहुत बहुत गड़बड़ है। लेकिन अब जब ब्रिटेन ने खुद सबको दिखा दिया है कि यूक्रेन को इस तरह की जानकारी सौंपी जा सकती है, उम्मीद है कि और भी देश यूक्रेन के साथ अपनी उत्पादन क्षमताएं या उत्पादन जानकारी साझा करेंगे ताकि यूक्रेन अपने हथियारों का भंडार बढ़ा सके। अब पहले हमने बताया था कि ये हमले कैसे रूसी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट इतनी बुरी तरह गिर रहा है जैसा रूस ने शायद बहुत लंबे समय से नहीं देखा होगा। करीब 1 महीने पहले शायद उन्होंने ऐसा कुछ देखा हो, लेकिन फिर भी मॉस्को की सड़कों पर इसका असर कैसा दिख रहा है, इसकी तस्वीर हमारे पास है। यहाँ हमारे पास मॉस्को से एक BBC रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि आम रूसी लोग इस सब का सामना कैसे कर रहे हैं। देखिए, मॉस्को में इस समय पेट्रोल भरवाने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत है, बहुत सारा समय और बहुत ज्यादा धैर्य। पेट्रोल की कतारें तो जैसे कभी खत्म ही नहीं होती। रूस के कई हिस्सों में ईंधन की कमी की खबरें आई हैं। रूसी तेल संयंत्रों पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों के नतीजे। खैर, मैंने मॉस्को में इससे पहले कभी इतनी लंबी पेट्रोल की कतारें नहीं देखी हैं। पेट्रोल पंप असल में सड़क पर करीब 300 मीटर आगे हैं और ड्राइवर कह रहे हैं कि उन्हें कतार के सामने तक पहुंचने में करीब 2-2.5 घंटे लग रहे हैं। लेकिन कम से कम यहाँ पेट्रोल तो है। दूसरी जगहों पर पेट्रोल खत्म हो गया है। कहते हैं पेट्रोल आ जाएगा। कहते हैं यहाँ पेट्रोल आ जाएगा। स्वातोस्लाव मुझे बताते हैं, बस ये नहीं पता कब आएगा। शायद आज, शायद कल।
ईंधन संकट को कम करने के लिए रूस अब पेट्रोल आयात कर रहा है। एक ऊर्जा महाशक्ति के लिए ये असाधारण है। तेल रिफाइनरियों पर हमले महीनों से जारी हैं। रूसी हमलों के जवाब में यूक्रेन की प्रतिक्रिया, ये युद्ध अब धीरे धीरे रूसियों के घर तक पहुंच रहा है। और इसके अलावा हमारे पास खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की का एक संदेश भी है जो उन्होंने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान जारी किया था। मेरा अनुमान है कि यह संदेश सीधे रूसियों के लिए था, लेकिन सुनिए। पुतिन को उम्मीद है कि हम थक चुके हैं। पुतिन को उम्मीद है कि हम थक चुके हैं। हम जानते हैं कि वह भी नश्वर है। उसने हमें कभी समझा ही नहीं। अब उसके पास समझने का समय भी नहीं रहेगा। और वो समय पर नहीं समझ पाएगा। क्या आप हमसे पूरी यूक्रेन छीन लेना चाहते थे? आप हमसे पूरी यूक्रेन, हमारी सारी जमीन छीन लेना चाहते थे। इसके बजाय आपने अपनी तेल रिफाइनरियां, अपना बेड़ा, अपना मुनाफा और पूरी एक पीढ़ी खो दी, जिसे आपने मौत की चक्की में भेज दिया। आप चाहते थे कि हम नक्शे पर मौजूद ही न रहें। अब आप भविष्य की सभ्यता के अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा में मौजूद नहीं हैं। अब इन सबके ऊपर एक और खबर थी जिसे बहुत से लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। याद है जब जेलेंस्की ओवल ऑफिस आए थे तो हमारे पास एक और घोषणा थी, और वह घोषणा स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से जुड़ी थी, जिन्हें यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस के लिए वहां जाना था जो कल मनाया गया। लेकिन जाहिर तौर पर वो यात्रा थोड़ी देर के लिए टल गई क्योंकि रूस की ओर से कीव पर लगातार मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। अब ये एक बहुत अच्छा बहाना लगता है, लेकिन बाकी सभी लोगों को देखिए जो वहां गए थे। हमारे पास, आप जानते हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कई विश्व नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और चांसलर आए थे। हमारे पास पूर्व स्पेशल एनवॉय कीथ केलॉग भी आए थे। तो इन सभी लोगों ने मान लिया कि वहां जाना सुरक्षित है। लेकिन जाहिर तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के स्पेशल एनवॉय, मौजूदा स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के लिए ये थोड़ा ज्यादा खतरनाक था। अब यही वो जगह है जहां ये याद रखना जरूरी है कि रूस कभी भी तब कीव पर हमला नहीं करता जब वहां अमेरिकी कर्मचारी मौजूद होते हैं, क्योंकि रूस उस तरह का तनाव बढ़ाना नहीं चाहता। तो मुझे ये सिर्फ यात्रा को टालने का सबसे बेवकूफाना बहानों में से एक लगता है, क्योंकि वे, आप जानते हैं, रूसी मिसाइलों से बचना चाहते हैं। असलियत में जब भी वे जाते हैं यूक्रेनी नागरिकों को सच में चैन की नींद आती है, क्योंकि रूस उन शहरों पर हमला करने से बचता है जहां अमेरिकी मौजूद होते हैं, दूत मौजूद होते हैं। तो उम्मीद है कि वे बहुत जल्द जाएंगे, क्योंकि यह बहुत ही अभूतपूर्व होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी उच्च स्तर का अधिकारी कीव गया है जब से स्कॉट बेसेंट 2025 की शुरुआत में गए थे। तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आखिरकार स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, और वे कई बार रूस जा चुके हैं, लेकिन वे एक बार भी यूक्रेन नहीं गए हैं। तो उम्मीद है कि वे बहुत जल्द जाएंगे। और यही वजह है कि जनरल कीथ केलॉग को, आप जानते हैं, विशेष दूत के रूप में अपना कार्यकाल न बढ़ाते देखना वाकई दुखद था, क्योंकि वह इस वार्ता टीम के उन कुछ लोगों में से एक थे जो बहुत बहुत ज्यादा यूक्रेन के पक्ष में थे। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें पूरे प्रक्रिया में वह प्रभाव नहीं मिल रहा था जिसकी उन्हें उम्मीद थी, इसलिए उन्होंने अपने विशेष दूत का कार्यकाल न बढ़ाने का फैसला किया। मुझे लगता है कि हर साल आपको सीनेट की मंजूरी की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जो फिर से अगर वह चाहते तो मुझे लगता है कि उन्हें मंजूरी मिल जाती, लेकिन उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया। ये पिछले हफ्ते की बात है। रूस ने बहुत सारे बख्तरबंद वाहन अंदर भेज दिए। हाँ, मैं इसे एक पल के लिए समझा सकता हूँ एडम। यहाँ जो चीज़ अक्सर होती है वो ये है कि आप लगातार रूसी घुसपैठ के बारे में सुनते रहते हैं, और आमतौर पर वे 2, 3, 4 लोगों को एक साथ भेजते हैं, और हर कुछ समय बाद, लगभग हर 4 हफ्ते में, वे एक बड़ा समूह बनाते हैं। और इसमें 9 टैंक, 2 एपीसी और लगभग 1 कंपनी के बराबर पैदल सेना का दस्ता था। अब जो होता है वो ये है कि जितना बड़ा समूह रूस बनाता है, यूक्रेन उतनी ही जल्दी उसे ढूंढ लेता है और ड्रोन से उसे खत्म कर देता है। और यही यहाँ हुआ। ये पोक्रोव्स्क के उत्तर और पूर्व में है। हाँ, तो वो शाही जैसा कवच कैसा काम कर रहा है। तो इस टैंक को देखो, देखो उन्होंने कोई जाल भी नहीं लगाया, है ना? ठीक है, गाड़ी में आग लग गई है। अच्छा, गाड़ी के बाहर भी आग लगी है। तो रूसी टैंकों ने करीब 50 साल पहले ये फैसला किया था कि टैंक के दल को 4 से घटाकर 3 कर देंगे, यानी ड्राइवर, गनर और वाहन कमांडर। इससे उन्हें छोटे टैंक बनाने की सुविधा मिली जो जमीन के ज्यादा करीब थे। यही उनका, आप जानते हैं, यही उनका विचार था। लेकिन ऐसा करने के लिए उनके पास एक ऑटोमेटिक लोडर है, लेकिन इसका मतलब है कि टैंक दल के पास ब्लास्ट वॉल्स नहीं होती। और यहाँ एक आदमी है जो मोटरसाइकिल चला रहा है। वो अभी एक अंतरिक्ष यात्री बनने वाला है। टैंक दल गोला बारूद पर बैठा हुआ है। और सिर्फ गोला बारूद ही नहीं, वहाँ प्रोजेक्टाइल्स भी हैं और फिर प्रोपेलेंट बैग्स भी हैं। तो वे सचमुच बारूद के थैलों पर बैठे हैं। इसी वजह से वे टैंक उड़ जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा पीछे जाएं और देखें कि वे जिस बहुत अनोखे चौराहे पर थे,
आप हमेशा उनसे बचना चाहेंगे क्योंकि उन्हें नक्शे पर ढूंढना बहुत आसान होता है। तो वो सिर्फ 4 सड़कों का मिलना नहीं था, वहां लगभग 6 सड़कें थी, वहां एक मोड़ भी था। इसे नक्शे पर बताना, उस जगह की जानकारी देना और ड्रोन भेजना बहुत आसान है। तो मुझे लगता है कि हर उस मामले में जहां आप देखते हैं कि वाहन रुके हुए हैं, उन्होंने शायद उन्हें छोड़ दिया है। और 38%, हाँ, तो वहां हैच खुला हुआ है। वो आदमी पहले ही भाग चुका है। आप 100 रूसी वाहनों को यूक्रेनियों के संपर्क में लाते हैं, उनमें से 38% को रूसी चालक दल छोड़ देते हैं। और ये आंकड़ा पिछले 3 या 4 सालों में नहीं बदला है। तो फिर से वही बात, आप इस टैंक को देख रहे हैं, ये वहीं खड़ा है। आप जानते हैं ये आदमी जाहिर है अभी भी अंदर है, लेकिन इन्हें भी यहीं से एस्ट्रोनॉट बनने का मौका मिलने वाला है। तो हमारे पास वहां एक ग्रैड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। हम देख रहे हैं कि क्यों रूसी बड़ी जमीनी युद्ध टुकड़ियों को आगे नहीं भेज सकते और उन्हें तैनात नहीं कर सकते। ऐसा हर बार होता है। आप जानते हैं, इन वाहनों के अच्छा प्रदर्शन न करने का एक और कारण यह है कि ईंधन मिलना मुश्किल है। सिस्टम इतना भ्रष्ट है कि अगर किसी को 500 गैलन डीजल मिलता है तो वे उसमें विंडेक्स मिलाकर उसे 600 गैलन डीजल बना देते हैं, है ना? तो ईंधन मिलावटी है। तो जब वे इस बख्तरबंद कॉलम को आगे भेजते हैं तो उनकी फिर से आपूर्ति कैसे हो रही है? क्या वे उन्हें और ईंधन भी दे रहे हैं? नहीं, ये लोग एक तरह से एक तरफा यात्रा पर हैं, आप जानते हैं। और बात यह है कि ये रूसी सैनिक आते हैं और टैंक चलाने वालों को छोड़कर, क्योंकि उन्हें वो सीखना पड़ता है। ये लोग असल में सैनिक नहीं हैं, वे पूरी तरह से आम नागरिक जैसे हैं और उन्हें एहसास भी नहीं है कि उन्हें पूरी तरह से आत्मघाती आदेश दिए जा रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि पूरा हमला करने वाला दल 90 मिनट से 2 घंटे के भीतर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो दूसरी बात यह है, हाँ, वही बहुत ही स्पष्ट चौराहा है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। आपने मुझे उसका वर्णन किया था। उत्तर पूर्व से आने वाली बड़ी पुरानी सड़क है, उस पर एक बड़ा त्रिकोण बना हुआ है, वही है। 8 अंकों का ग्रिड कोऑर्डिनेट, और हम देखेंगे क्लोजअप भी हैं, लेकिन ज्यादातर रूसी वाहनों को वहीं उस चौराहे पर निशाना बनाया जा रहा है। तो एक जरूरी सुरक्षा सलाह, युद्ध के मैदान पर किसी भी स्पष्ट चीज से बचें। 900 एंटेना मत लगाओ, झंडा मत फहराओ, अपनी टोपी में पंख मत लगाओ। ठीक है, ये रहे कुछ लोग। हाँ, तो वो माँ की स्टेशन वैगन थी जो डॉनबास में रहने वाले किसी व्यक्ति की थी। वो बस आपको रोड ब्लॉक पर रोक लेते हैं, आपका सामान ले लेते हैं। जानते हो, वो आपकी कार में रखी ग्रोसरी भी ले लेंगे और आपको पैदल चलना पड़ेगा। बस किस्मत ही खराब है। तो आपको क्या लगता है इस टैंक के ईंधन खत्म हो जाने की कितनी संभावना है और इसी वजह से उन्होंने इसे छोड़ दिया? मुझे लगता है कि ये बिल्कुल हो सकता है, या फिर जानते हो, उसमें मिलावटी ईंधन था। या जैसा मैंने कहा, इन लोगों ने, जानते हो, रेडियो पर बोला कि टैंक रुक गया है, या फिर कुछ नहीं कहा और बस टैंक से बाहर निकल गए। और अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं वहीं उस पेड़ के नीचे होता। मैं भ्रूण की मुद्रा में जड़ पकड़कर बैठा होता, जानते हो, जड़ों को पकड़कर। लेकिन जैसा मैंने कहा, 38%। तो मोटिवेशन, जानते हो, मोटिवेशन शून्य है, लड़ाई की क्षमता शून्य है। और जानते हो, ये तो बस सबसे ताज़ा मामला है। करीब 1 साल पहले कुपियांस्क के दक्षिण में एक घटना हुई थी। कुपियांस्क उत्तर का एक शहर है जिस पर रूस अब भी अपने नियंत्रण का दावा करता है, लेकिन असल में उनके पास नहीं है। वहाँ, जानते हो, वहाँ सिर्फ वही रूसी हैं जिनकी आंखों को कौवे नोच रहे हैं। तो 2 रूसी बटालियन कुपियांस्क के दक्षिण में हमला करने गई थीं और वे ओस्किल नदी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। वे इतने बड़े सामरिक उस्ताद थे कि उन्होंने एक बटालियन को नाले के एक तरफ और दूसरी बटालियन को नाले के दक्षिण में तैनात करने का फैसला किया। अब वे एक दूसरे का समर्थन नहीं कर रहे हैं, सही है? आप चाहें तो बस एक ही बटालियन रखें, क्योंकि वे साथ में लड़ ही नहीं सकते। आप रेडियो पर नहीं कह सकते, यार मैं यहाँ बुरी तरह मार खा रहा हूँ, मुझे मदद चाहिए, अरे मैं तो नाला पार ही नहीं कर सकता। ये एक जरूरी सुरक्षा सलाह है। उन्हें 2 घंटे में पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। 300 लोग, 15 टैंक और 20 या 30 पैदल सेना के लड़ाकू वाहन। ये सबसे बड़ा हमला था जो उन्होंने हाल ही में करने की कोशिश की थी, और वो भी करीब 18 महीने पहले। तो हमारे रूसी श्रोताओं को शुभकामनाएं। तो जो छोटे छोटे चौकोर डिब्बे आप वहां देख रहे हैं, उन्हें पिकल्स कहा जाता है। तो उन्होंने उस टारगेट को चिन्हित कर दिया है। जाहिर है वहां लिखा है टैंक, TA। वो H असल में एक N है और K वही K है। धड़ाम। इन ड्रोन के वॉरहेड्स एक बियर के जितने छोटे हो सकते हैं, है ना, और इनमें शेप्ड चार्ज होता है। आप प्लास्टिक विस्फोटक को बियर कैन में सेट करते हैं और ये, आप जानते हैं, 10 इंच स्टील को भी भेद सकता है। और अगर आप शेप्ड चार्ज के अंदर खाली जगह में एक तांबे की डिस्क लगा दें
जब प्लास्टिक विस्फोटक फटता है तो ये उस प्लाज्मा को केंद्रित करता है जो हाई एक्सप्लोजिव के फटने से बनता है। ये तांबे के उस टुकड़े को पिघले हुए धातु के गोले में बदल देता है जो हर चीज को जलाकर आर पार निकल जाता है। तो ये टैंक में सिर्फ इतना बड़ा छेद करता है, लेकिन ये पिघला हुआ गर्म धातु अंदर तक पहुंचा देता है। ये लावा से भी ज्यादा गर्म होता है ना? ये लगभग इस पिघले हुए धातु को बारीक कणों में तोड़ देता है और इसका एक टुकड़ा भी अगर नीचे रखी उन पाउडर की थैलियों पर गिर जाए तो सब खत्म। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं लगता? नहीं। एक अमेरिकी टैंक में आप जानते हैं टरेट के पीछे जो हिस्सा निकला होता है उसे बसल कहते हैं, और वहीं पर वे गोला बारूद रखते हैं और क्रू और गोला बारूद के बीच एक ब्लास्ट वॉल होती है। और अमेरिकी टैंकों में अभी भी एक इंसानी लोडर होता है। तो टैंक कमांडर कहता है 1 राउंड साबो। फिर लोडर ब्लास्ट वॉल ऊपर आ जाती है। वो आदमी इस बड़े से फ्रिज जैसे डिब्बे में हाथ डालता है जिसमें ये चीजें भरी होती हैं, उसे बाहर निकालता है। ब्लास्ट डोर फिर से बंद हो जाता है और वो उसे ब्रिज में डाल देता है। तो अमेरिका ने रोबोटिक चीज की बजाय इंसान को चुना और गोला बारूद को अलग रखने का तरीका अपनाया। ठीक है, सही है। तो ये लगभग 3 मूर्खों जैसा है यहाँ, लेकिन वो ड्रोन सड़क के किनारे खड़ा था और ये लोग उसके बिल्कुल पास से निकल गए। वो ध्यान नहीं दे रहे थे और फिर दुर्भाग्य से उनके लिए उन्होंने ड्रोन के बिल्कुल बगल में गाड़ी रोकने का फैसला किया। और ये चीज साफ तौर पर नरम हिस्से की तरफ जा रही है, ना कि सख्त हिस्से की तरफ। तो और अगर आप वापस जाएं, आप जानते हैं उस आदमी की बात करें, शायद हमने उसे फिर से दिखाया है, लेकिन वो एक राइफल लिए हुए हैं जो दिखने में मोहसिन नागांत जैसी लगती है। वो राइफल 100 साल पुरानी है। सही है ना? ये पिछले इलाके में तैनात सैनिक हैं। इन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि इनके साथ कुछ बुरा होगा, और उसके पास सच में एक बोल्ट एक्शन राइफल है। इसी वजह से वो जवाबी फायर नहीं कर रहा है। ठीक है? हाँ। अब मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन मैगजीन हथियार में नहीं है। तो अगर ये AK पैटर्न राइफल है तो मुझे नहीं लगता। तो ये एक मोहसिन नगांत है। यहाँ भी तुम बहुत ही साफ साफ छुपने वाली जगह में छुपे हो। सही है, लेकिन फिर भी बस इतना ही मेरे पास आप लोगों के लिए है। मेरा नाम सैम है और मैं आप लोगों से अगली वीडियो में मिलूंगा।